सबसे बड़ा रोग बुढ़ापा। हर रोज की तरह मोहनलाल जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी, आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खा कर आएंगे। आज रात के खाने में आप क्या खाएंगे? मोहनलाल जी सोचने लगे, आज रविवार तो नहीं है और ना ही किसी की शादी है, जरूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है। इस उम्र में अपने विचारों पर काबू करते हुए मोहनलाल जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ रोटियां ही खाऊंगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी, सुबह ही जो बनाई थी उसमें से 2 रोटियां अभी भी बची हुई हैं। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया। लेकिन मोहनलाल जी अच्छी तरह समझ गए कि वह क्या कहना चाहती थी। सुबह की रोटियां खाई तो गैस बन जाएगा। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी ही बनाई थी, जिसके चलते अभी भी तक खट्टे ढेकारे आ रहे हैं। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा कठिन काम। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटियां नहीं खा सकता। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटियां बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए उठी, अब 2 रोटियां बनाओ या 10, काम तो उतना ही बढ़ेगा। आटा गूँथो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ करो। उन्हें क्या है, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना पड़ता है ना। बस दिन रात इनकी ही सेवा करते रहो। बहू के बोल मोहनलाल के कानों पर पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ। मैंने कोई 5 पकवान तो मांगे नहीं थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उससे जल्दी चला भी जाता था। मोहनलाल जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। सावित्री के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थी। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। मोहन जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह का रोटी ही खा लूँगा। फिजूल में तुम्हें तकलीफ़ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटियां बहुत मुलायम होती हैं। मुझे चलेगा। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। ऐसा सुनते ही बहू आवाज़ मीठी करते हुए बोली, बाबूजी, आप चाय लेंगे क्या? मोहनलाल जी अपने चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई ख़ास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। मोहनलाल जी खुद से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, यह घर भी मेरे नाम है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा विषय निकालता है तो बोल कर टाल देता हूँ कि मेरे बाद तेरा ही तो है सब कुछ, और फिर भी 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटियों के लिए तरसना पड़ता हो तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा, जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवाय पुरानी यादों के कुछ भी नहीं होता। सावित्री को याद करके मोहनलाल की आंखों में आंसू बहने लगे और धीरे से गालों पर सरके। सावित्री के होते हुए उन्होंने घर का कोई भी काम नहीं किया था। आर्थिक जवाबदारी के अलावा उनकी और कोई जवाबदारी नहीं थी। उनके व्यापार ने भी उन्हें अच्छा साथ दिया था।
वह भी सावित्री से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जता या बता नहीं पाए। वह यह बात सच्चे दिल से मानते थे कि सावित्री उनकी किसी पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में वह सावित्री की मन की कोई इच्छाएं पूरी कर ना सके। उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार यह यात्रा अगले साल के लिए टल जाती थी। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चली गई, पता ही नहीं चला। मोहनलाल जी ने देखा उनके पोता और पोती दोनों ही ट्यूशन से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे, जिनमें मोहनलाल जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है। जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़ मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की थी और पोता 5 साल का था। मोहनलाल जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी पवन ने उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर ले आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर मोहनलाल जी घूट घूट करके चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे, निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, ना इलायची ना अदरक। मोहनलाल जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डाल के, और उसके साथ रोटियां खाऊंगा। रोटियों की याद आते ही उनका मुंह फिर खट्टा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने गए तो वहाँ देखा कि बहू और बच्चों का कप धो कर रखा था। उन्होंने भी अपना कप धो कर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधों पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधों में नई कुपले जैसे मुस्कुरा रही हो। याद आया कि सावित्री हर सुबह तुलसी को पानी देती और हर शाम को दिया जलाती थी। अब तो शाम को ना तुलसी को ना ही भगवान के मंदिर में दिया जलता है। पता नहीं कितने संस्कार, कितनी अच्छी आदतें सावित्री अपने साथ ले गई। मोहनलाल आसमान की तरफ देखकर बोले, सावित्री, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मोहनलाल की आंखें भर आई। पापा, इतनी ठंडी हवाएं बह रही हैं और आप हैं कि बालकनी में बैठे हैं। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। बेटे ने मोहनलाल जी से कहा। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठ की मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि साथ चलिए। बाबा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में ज़रा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जगना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिएगा, बेटे ने जाते हुए कहा। ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरे सेहत की बहुत फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ, डॉक्टर के पास ले चलो। बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हांफने लगता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में यह सब तो होता ही है, ज़्यादा भ्रम मत पालिए। वाह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तेरे पास, और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। मोहनलाल जी हॉल में रखे कुर्सी पर आकर बैठ गए। खाना खाने की अभी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए टीवी चालू कर लिया।
आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखाया जा रहा था। मोहनलाल जी की नज़र पास में रखे फोटो फ्रेम पर गई, जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था, सावित्री जी से पूरी जिंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे, लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वह ग्रीटिंग कार्ड की खरीदारी कर रहे थे। पता नहीं मोहनलाल जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसों का बटुआ लिया और निकल पड़े। सावित्री जी के याद में चलते चलते वो एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुँचे। उनको बहुत सांस चढ़ गया था, वो बहुत हाँफ रहे थे, उनके सांसों की गति काफ़ी तेज हो गई थी। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर वह आकर बैठ गए। तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। मोहनलाल जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि सावित्री जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से सावित्री जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी वह टोकते तो वह कहती, हमें भगवान ने लेने वालों के नहीं बल्कि देने वालों की लाइन में खड़ा किया है और थोड़े से रुपए के बदले में लाखों की दुआएं मिलती हैं। तो मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसुओं के साथ मोहनलाल जी खड़े हुए रास्ते के बीचों बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, सावित्री, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उनके सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और ज़मीन पर धड़ से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ पता चल पाए उससे पहले ही मोहनलाल जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें अपने पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी। दोस्तों, आप लोग को हमारी कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।